हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नॉलेज बूस्टर सीरीज, जिसके अंदर अपन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम जैसे नोट सेट, ACBJ, DSSS जितने भी आने वाले एग्जाम है, राजस्थान के अंदर आने वाले एग्जाम है, सबके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, जितना टाइम आप यहाँ पे इस वीडियो के अंदर दोगे ना, उससे ज़्यादा का आपको यूटिलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर इंट्रावीनस पोटेशियम क्लोराइड टू ए क्लाइंट विद हाइपोकैलेमिया। यानी कि नर्स क्या कर रही है, एक पेशेंट है, किसका, हाइपोकैलेमिया वाला पेशेंट है, उसके लिए क्या एडमिनिस्टर करने की तैयारी कर रही है, वो पोटेशियम क्लोराइड एडमिनिस्टर करने की तैयारी कर रही है। तो विच प्रिकॉशन शुड द नर्स टेक, ऐसा कौन सा प्रिकॉशन है जो कि नर्स को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर पोटेशियम क्लोराइड एज ए रैपिड आईवी पुश। ऑप्शन बी, dilute the potassium chloride in 100 ml of normal saline. Option C, monitor the infusion site for sign of infiltration. And option D, administer potassium chloride undiluted. सोचिएगा क्या रहेगा इसका आंसर। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले तो अपन किसके बारे में, हाइपोकैलेमिया। हाइपो यानी कि कम, कैलेमिया यानी कि ब्लड के अंदर पोटेशियम। तो कहने का मतलब ये है, एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल सर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए, पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है तो इसके लिए अपन को क्या याद रखना पड़ेगा, पोटेशियम की नॉर्मल रेंज अपन को याद रखनी पड़ेगी। तो पोटेशियम की नॉर्मल रेंज सर कितनी होती है आपकी, 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना सर, 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसकी क्या होती है सर, पोटेशियम की आपकी नॉर्मल रेंज होती है। तो कहने का मतलब, जब भी आपका पोटेशियम कितने से कम हो जाएगा, 3.5 से कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा आपका पोटेशियम, 3.5 से कम हो जाएगा ना, इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे सर, हाइपोकैलेमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, हाइपोकैलेमिया। अब देखिए, हाइपोकैलेमिया के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या एडमिनिस्टर करते हैं सर, पोटेशियम क्लोराइड एडमिनिस्टर करते हैं। क्या एडमिनिस्टर करते हैं सर, पोटेशियम क्लोराइड एडमिनिस्टर करते हैं। अब देखिए, अपन बात कर लेते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपका, एडमिनिस्टर पोटेशियम क्लोराइड एज ए रैपिड आईवी पुश। गलत, बिल्कुल गलत। कभी भी पोटेशियम क्लोराइड को रैपिडली पुश नहीं करना है, रैपिडली आईवी पुश नहीं करना है, क्योंकि इससे पेशेंट को क्या हो सकता है सर, आपका कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। क्या भी हो सकता है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए अपन क्या नहीं करेंगे, पोटेशियम को कभी भी रैपिडली आईवी पुश नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका, डाइल्यूट द पोटेशियम क्लोराइड इन 100 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन। बात तो सही है, पोटेशियम क्लोराइड को डाइल्यूट तो करना है, बट सारे की सारी वाइल को किसके अंदर डाइल्यूट नहीं करना, आपको 100 ml के अंदर डाइल्यूट नहीं करना। देखिए, कम से कम 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर को किसके अंदर डाइल्यूट करना है, 100 ml के अंदर। कितने के अंदर, 100 ml के अंदर। आगे बात समझ में, ये बात आपको याद रखना है। अगली बात देखिए, ऑप्शन डी आपका क्या बोल रहा है, एडमिनिस्टर पोटेशियम क्लोराइड अनडाइल्यूटेड। पोटेशियम क्लोराइड को अनडाइल्यूटेड एडमिनिस्टर करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे अनडाइल्यूटेड। तो आगे बात समझ, अपन को क्या करना है सर, डाइल्यूट करना है। और कितने के अंदर, 10 मिली इक्विवेलेंट को कितने के अंदर डाइल्यूट करना है, बोले सर 100 ml के अंदर डाइल्यूट करना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। मॉनिटर द इन्फ्यूजन साइट फॉर साइन ऑफ इनफिल्ट्रेशन। यानी कि आप क्या करोगे, इन्फ्यूजन साइट को इन्फिल्ट्रेशन के लिए क्या करोगे, मॉनिटर करोगे। देखो, इन्फिल्ट्रेशन होता क्या है, जैसे मान लिए यहाँ पे आपने क्या किया सर, पोटेशियम को एडमिनिस्टर किया, तो यहाँ से दवाई का क्या हो जाना सर, सराउंडिंग टिश्यू के अंदर क्या हो जाना, लीक हो जाना। क्या कहलाता है सर, इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। इनफिल्ट्रेशन की वजह से आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, साइन होते हैं इसके कूलनेस। क्या साइन होते हैं उसके सर, कूलनेस और एडिमा। ये देखने को मिलता है किसके अंदर, इनफिल्ट्रेशन के अंदर। और इनफिल्ट्रेशन होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन साइड से दवाई का सराउंडिंग टिश्यू के अंदर क्या हो जाना सर, लीक हो जाना। आगे बात समझ में। और जब पोटेशियम का इन्फिल्ट्रेशन होगा ना, तो पोटेशियम क्या वहाँ पे क्या करवाता है सर, आपका बर्निंग सेंसेशन कोज करवाता है। क्या कोज करवाता है सर, बोले तो बर्निंग सेंसेशन करवाता है। इस वजह से पेशेंट को क्या फील होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा सर। क्या फील होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा। आगे बात समझ में। तो ये था आपका करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा आप याद रखना चाहो पोटेशियम के रिगार्डिंग, तो आपको एक बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है सर, देखिए पोटेशियम आपका क्या होता है, मेजर
इंट्रासेलुलर कैटायन होता है। क्या होता है आपका पोटेशियम? मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन, यानी कि सेल के अंदर पाए जाने वाला मेजर धनायन, यानी कि जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है आपका? प्लस चार्ज है ना। और यदि अपन इंट्रासेलुलर कैटायन की बात करें, किसकी बात करें अपन? इंट्रासेलुलर कैटायन की अगर अपन बात करें तो आपका इंट्रासेलुलर कैटायन सर कौन सा होता है आपका? सोडियम होता है। कौन सा होता है सर आपका? सोडियम। याद रखने का तरीका, याद रख लेना आप नोकिया। क्या याद रख लेना सर आप? नोकिया। N4 सोडियम, O4 आउटसाइड पाया जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन आपका कौन सा होगा? सोडियम। K4 पोटेशियम एंड I4 इंट्रासेलुलर कैटायन आपका कौन सा पाया जाएगा? पोटेशियम पाया जाएगा। आगे बात समझ में। सोडियम का यदि आप नॉर्मल लेवल याद रखना चाहो ब्लड के अंदर तो आप याद रख लेना 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या याद रख लेना? 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आगे बात समझ में। तो ये रही आपके पहले क्वेश्चन वाली बात। देखिए आप ये मत देखना कि क्वेश्चन के अंदर टाइम कितना लग रहा है, आप ये सोचना कि एक क्वेश्चन के साथ आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं। आगे बात समझ में। और देखिए वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो आप क्या करना सर? वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करना कि वीडियो के अंदर आपको क्या इंप्रूवमेंट करवाना है। आगे बात है ना। और आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है सर। आगे अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज पोस्ट ऑपरेटिव, यानी कि उसका क्या हुआ है सर? ऑपरेशन हुआ है। पोस्ट हमेशा आफ्टर प्रोसीजर के लिए लगाते हैं अपन, है ना। पोस्ट ऑपरेटिव फ्रॉम ए कॉलीसिस्टेक्टोमी, यानी कि उसके क्या क्या हुआ है सर? गॉल ब्लैडर को अपन ने रिमूव कर दिया है। विच असेसमेंट फाइंडिंग इज प्रायोरिटी। देखिए समझिएगा, सबसे पहला वर्ड है आपका कौन सा? प्रायोरिटी। कौन सा वर्ड है आपका? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब ये होता है समथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? समथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट बिटवीन टू थिंग्स, यानी कि करनी तो अपन को सारी चीजें, बट सबसे पहले कौन सी चीज करनी है, ये आपका क्या होता है? आपका प्रायोरिटी होता है ना। और देखिए इसको क्या हुआ है सर? आपका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन किसका हुआ है? कॉलीसिस्टेक्टोमी, है ना। यानी कि आपने गॉल ब्लैडर को रिमूव करके बाहर निकाल दिया। देखो एक्टोमी जहाँ पे वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब होता है कट करके रिमूव कर देना, है ना। और जहाँ पे वर्ड आ जाए आपका कौन सा? ऑटोमी। कौन सा वर्ड आ जाए? ऑटोमी। इसका मतलब क्या होता है? ऑटोमी का केवल ओपनिंग करना, और ओपनिंग करने के बाद में कोई भी मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना, सिर्फ ये तो क्या होता है आपका? ऑटोमी। जैसे आपका ट्रैकेस्टोमी हो गया, कोलोस्टोमी हो गया, है ना। और एक्टोमी के अंदर अपन क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गन को कट करके बाहर निकाल देते हैं। जैसे आपका कॉलीसिस्टेक्टोमी, यानी गॉल ब्लैडर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है जिस वजह से आपने उसको कट करके बाहर निकाल दिया। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जिसके अंदर अपनी असेसमेंट फाइंडिंग कौन सी रहेगी? किसके बेस पे? प्रायोरिटी के बेस पे। देखिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका कौन सा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है? पेन एट द इंसिजन साइट। तीसरा ऑप्शन आपका कौन सा है? नोजिया एंड वोमिटिंग। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका डिफिकल्टी ब्रीदिंग। अब देखिए देखने को तो पेशेंट के अंदर सारी ही चीजें मिलेंगी, है ना। और पेशेंट के अंदर अपन को सारी चीजें असेस करनी है। देखो एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी देखने को मिलता है। तो देखने को मिलता है कि सर अपन ने पेशेंट के अंदर किसका यूज किया है? एनेस्थीसिया का यूज किया है। किसका यूज किया है? एनेस्थीसिया का यूज किया है। और एनेस्थीसिया आपका क्या करवाता है? मसल्स का वीकनेस करवा देता है सर। किसकी वीकनेस करवा देता है? मसल्स की वीकनेस करवा देता है। और जब मसल्स की वीकनेस हो गई तो एब्डोमिनल के अंदर आपके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट प्रॉपर्ली नहीं होंगे। तो एब्डोमिनल के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट प्रॉपर्ली नहीं होंगे ना, तो पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में। दूसरा देखिए पेन एट द इंसिजन साइट। पेशेंट को पेन भी देखने को मिला क्योंकि आपने कट लगाया वहां पे, बट ये आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है। अगला नोजिया एंड वोमिटिंग, ये भी देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। एंड लास्ट आता है आपका कौन सा? डिफिकल्टी ब्रीदिंग। एग्जैक्टली यही आपका आंसर जाएगा। कौन सा? डिफिकल्टी ब्रीदिंग। देखिए कारण क्या होता है डिफिकल्टी ब्रीदिंग का? एनेस्थीसिया दिया है जिस वजह से आपकी मसल्स में क्या हो गई सर? वीकनेस हो गई है। मसल्स के अंदर क्या देखने को मिल रही है? वीकनेस देखने को मिल रही है। एंड आपने पढ़ा होगा मेन मसल्स ऑफ ब्रीदिंग कौन सी होती है आपकी? डायफ्राम। कौन सी मसल होती है सर आपकी? डायफ्राम। तो डायफ्राम के अंदर एक तो वीकनेस हो गई, है ना। इस वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा सर? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, है ना। और इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, किसी भी ऑपरेशन के बाद में मोस्ट कॉमन
जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है ना, एक तो होता है आपका SSI, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। कौन सा होता है? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है एटेलेक्टेसिस। क्या देखने को मिलता है सर? आपका एटेलेक्टेसिस, है ना, यानी कि लंग्स का क्या हो जाना सर? कोलैप्स हो जाना। तो इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है सर? डिफिकल्टी ब्रीदिंग देखने को मिलती है। एंड जब भी अपन बात करते हैं किसकी? प्रायोरिटी की, तो अपन को काम करना है किसके आधार पे? ABC। किसके आधार पे काम करना है? ABC के आधार पे। सबसे पहले आपका एयरवे, उसके बाद में ब्रीदिंग एंड उसके बाद में सर्कुलेशन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या देखने को मिल रहा है सर? डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग। क्या देखने को मिल रहा है आपको? डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग। इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा सर? यही जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता रहा था कि पेशेंट को क्या देखने को मिलता है? पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है? आपका एटेलेक्टेसिस। तो इससे बचने के लिए किसी भी पोस्ट ऑप पेशेंट के लिए अपन सलाह देते हैं किसके बारे में? यूज ऑफ इंटेंसिव स्पायरोमेट्री। ठीक है सर। देखिए, जो भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ना, जो भी यहाँ पे आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना, वो आपके डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है जो कि आपके डिफरेंट नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है सर। अगले क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, which of the following findings would be abnormal in a postpartal woman? देखिए, सबसे पहली बात तो पूछी उसने एबनॉर्मल फाइंडिंग, यानी कि जो फाइंडिंग नॉर्मल नहीं है किसके अंदर? पोस्ट पार्टल। पार्टल यानी कि बर्थ, पोस्ट यानी कि बच्चे के बर्थ होने वाली, जो बर्थ होने के बाद में जो वुमन होती है उसको अपन बोलते हैं क्या? पोस्ट पार्टल वुमेन। यानी कि ऐसी वुमेन जिसने अभी भी एक बेबी को जन्म दिया है, उसके अंदर ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो कि एबनॉर्मल है? देखिए, ऑप्शन नंबर 1, चिल्स शॉर्टली आफ्टर डिलीवरी, है ना। डिलीवरी के बाद में महिला क्या कर रही है? चिल कर रही है। अरे नहीं, चिल का मतलब क्या होता है? उसको कपकपी लग रही है। दूसरा आपका क्या है? पल्स रेट ऑफ 60 बीट पर मिनट इन द मॉर्निंग ऑन फर्स्ट पोस्ट डिलीवरी डे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट डिलीवरी डे वाले दिन आपको पल्स रेट कितनी देखने को मिल रही है? 60 देखने को मिल रही है। अगला ऑप्शन आपका कौन सा है? यूरिन आउटपुट ऑफ 3000 ml ऑन द सेकेंड डे आफ्टर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के सेकेंड डे पे आपको यूरिन आउटपुट कितना देखने को मिल रहा है? 3000 ml देखने को मिल रहा है ना। एंड आपका लास्ट ऑप्शन है एन ओरल टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन द थर्ड डे आफ्टर डिलीवरी। बताइएगा, सोचिएगा, क्या रहेगा इसका आंसर, है ना। कौन सी वाली वुमेन के अंदर? पोस्ट पार्टल वुमेन के अंदर कौन सी फाइंडिंग आपकी एबनॉर्मल है? तो देखिए, बात कर लेते हैं। देखिए, चिल्स शॉर्टली आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में चिल्स होना नॉर्मल फाइंडिंग है। किसकी वजह से? बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं। ठीक है सर, इस वजह से आपकी चिल्स होना नॉर्मल फाइंडिंग है। अगली अपन बात करते हैं किसके बारे में? पल्स रेट ऑफ 60 बीट पर मिनट इन द मॉर्निंग। देखिए, होता क्या है? प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है हीमोडाइल्यूशन। क्या देखने को मिलता है? हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? ब्लड पतला हो जाता है। ब्लड कब पतला क्यों हो जाता है? क्योंकि महिला के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है सर। किसका वॉल्यूम बढ़ जाता है? फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान लगभग आपका 1 से 1.5 लीटर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो आप एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, जब भी बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल बढ़ रहा है, किसका लेवल बढ़ रहा है सर? बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल बढ़ रहा है ना, तो उस टाइम पे बॉडी कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट को क्या कर देती है सर? डिक्रीज कर देती है। क्या कर देती है? हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है। एंड जब भी बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल कम हो रहा है, किसका लेवल कम हो रहा है? ब्लड का लेवल कम हो रहा है, लाइक एज हाइपोवोलेमिक शॉक, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी हार्ट रेट को सर क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। ये नॉर्मल कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है किसकी? बॉडी की। आगे बात समझ में? हाँ सर। तो देखिए, मैंने बोला यहाँ पे प्रेगनेंसी के अंदर क्या हुआ था सर? आपके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा था, फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ा था, है ना। तो इसी वजह से आपको पल्स रेट कम देखने को मिलेगी। इसलिए ये शुरुआती दिनों में नॉर्मल फाइंडिंग है। अगली बात, यूरिनरी आउटपुट ऑफ 3000 ml 3000 ml नॉर्मल फाइंडिंग है, क्योंकि जो आपका वॉल्यूम बढ़ाता ना फ्लूइड का, उसको बाहर निकालने के लिए यूरिन का आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, है ना। लास्ट ऑप्शन है आपका एन ओरल टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सर किसको इंडिकेट कर रहा है? फीवर को इंडिकेट कर रहा है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? फीवर को इंडिकेट कर रहा है। एंड फीवर किसकी वजह से हुआ है? कहीं ना कहीं वुमेन के अंदर इन्फेक्शन है। क्या है? इन्फेक्शन। तो इस वजह से आपका राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी फीमेल को किसके बाद में डिलीवरी के बाद में इससे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है तो किसको इंडिकेट करेगा? फीवर को इंडिकेट करेगा, जो कि आपकी एक एबनॉर्मल फाइंडिंग है ना। देखिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग का बहुत ही जानदार, शानदार, जबरदस्त वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए, एक क्लाइंट कन्फाइंड टू द नर्स दैट ही टेस्टेड पॉइजन इन हिज इवनिंग मील। ये भाई साहब बोल रहे हैं नर्स को, क्या बोल रहे हैं कि मेरे खाने के अंदर क्या है सर, मैंने पॉइजन को टेस्ट किया है, जहर को टेस्ट किया है। दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन। तो ये आपके कौन से टाइप के हेल्यूसिनेशन का एग्जाम्पल है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है? ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बोल रहा है? गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। क्या बोल रहा है आपका ऑप्शन बी? गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बोल रहा है? ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बोल रहा है? विसरल हेल्यूसिनेशन। देखिए 3 टर्म होती हैं आपकी जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर वीडियो के अंदर बने रहे, वीडियो को आपने देखा ना, तो ये ऑप्शन आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। देखिए कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सर आपका इल्यूजन। कौन सा टर्म होता है आपका? एक तो होता है आपका इल्यूजन, एक होता है आपका हेल्यूसिनेशन। कौन सा होता है आपका? हेल्यूसिनेशन। तो देखिए दोनों के दोनों टर्म ही सबसे पहले तो आपको याद रखना है कौन से डिसऑर्डर है सर? ये आपके परसेप्शन के डिसऑर्डर हैं। किसके डिसऑर्डर हैं आपके? ये परसेप्शन के डिसऑर्डर है। डायरेक्ट हिट क्वेश्चन आता है, इल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ थॉट, परसेप्शन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको 2 ऑप्शन और मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहली बात तो याद रखना है क्या कि इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन दोनों के दोनों ही किसके डिसऑर्डर है सर? बोले तो परसेप्शन के डिसऑर्डर है ना। अब दोनों के अंदर ही क्या होता है? मिस इंटरप्रिटेशन होता है सर। क्या देखने को मिलता है? मिस इंटरप्रिटेशन, यानी कि आप क्या करते हो? मिस परसेप्शन कर लेते हो। क्या कर लेते हो सर आप? मिस परसेप्शन, यानी कि आप चीज़ों को गलत परसीव करोगे, है ना। क्या करते हो आप? मिस परसेप्शन होता है किसके अंदर सर? दोनों के दोनों ही के अंदर ही, इल्यूजन के अंदर भी और हेल्यूसिनेशन के अंदर भी है ना। पर दोनों के अंदर आपको क्या याद रखना है? इल्यूजन के अंदर आपका ऑब्जेक्ट सर क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। एंड हेल्यूसिनेशन के अंदर आपका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा सर? एब्सेंट रहेगा। आगे बात समझ में? एग्जाम्पल देने की अगर मैं आपको बात करूं तो आपको याद रखना है इल्यूजन के अंदर पड़ोस वाली को क्या समझ लेना सर? घर वाली समझ लेना, यानी कि पड़ोस वाली प्रेजेंट तो है बट आपने उसको क्या कर लिया? गलत परसीव कर लिया, यानी कि आपका क्या हो गया? इल्यूजन। क्या हो गया सर आपका? इल्यूजन। एंड हेल्यूसिनेशन आप याद रखिएगा, आप कमरे में अकेले हो, है ना, फिर भी आपको आपके बाबू की आवाज़ सुनाई दे रही है कि बाबू खाना खा लो, बट अगर आपने देखा कि यहाँ पे तो कोई प्रेजेंट है ही नहीं। कहने का मतलब यदि स्टिमुलस प्रेजेंट है तो और आप उसको गलत परसीव कर रहे हो तो ये तो आपका क्या कहलाएगा? इल्यूजन कहलाएगा। आगे बात समझ में? एंड यदि आपका स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है फिर भी आप परसीव कर रहे हो तो आपका यह क्या कहलाएगा? हेल्यूसिनेशन कहलाएगा, है ना। एंड आपका एक टर्म होता है कौन सा? डिल्यूजन। कौन सा टर्म होता है आपका? डिल्यूजन। तो डिल्यूजन के रिगार्डिंग आपको एक चीज़ याद रखनी है सर, ये किसका डिसऑर्डर होता है? थॉट का डिसऑर्डर होता है। ये किसका डिसऑर्डर होता है सर? ये थॉट का डिसऑर्डर होता है। और थॉट के अंदर आप याद रख लेना FB, फिक्स एंड फॉल्स बिलीव्स, है ना। गलत हैं फिर भी आपने बिलीव्स को क्या कर रखा है सर? फिक्स कर रखा है ना। डिल्यूजन अपन कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इसका क्वेश्चन आएगा। अभी अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? हेल्यूसिनेशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे सर? हेल्यूसिनेशन के बारे में। देखिए इसने बोला है ही टेस्टेड पॉइजन इन हिज इवनिंग मील, यानी कि उसने इवनिंग मील के अंदर किसको टेस्ट किया सर? आपके पॉइजन को टेस्ट किया है। और जब भी आपको ऐसा एग्जांपल देखने को मिले ना तो आपको डायरेक्ट हिट आंसर देना है कौन सा? गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन। क्या आंसर देना है सर आपको? गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन। तो आपका आंसर तो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन, है ना। और गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? बोले तो सर पैरानोइड सीजोफ्रेनिया के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है सर? ये पैरानोइड सीजोफ्रेनिया के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा पैरानोइड सीजोफ्रेनिया के अंदर पर्सन की कैटेगरी कैसी हो जाती है सर? सस्पिशियसनेस वाली हो जाती है, यानी कि वो हमेशा क्या करेगा? शक करता है। क्या करता है सर? ये शक करता है, हर आदमी को शक की निगाह से देखता है। ठीक है सर। देखिए बात करते हैं ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन की, यानी कि रूम के अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं है,
फिर भी आपको आपके बाबू की आवाज़ सुनाई दे रही है, तब किसी की भी आवाज़ सुनाई दे रही है, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन। ये आप याद रख लीजिएगा, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन आपका कौन सा होता है? ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, है ना। ऑल्फैक्टरी के अंदर आपको स्मेल आपको स्मेल का सेंसेशन होगा, है ना। एंड आपको याद रखना है विसरल, इसको अपन टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन भी बोल सकते हैं, बोलना चाहें तो, है ना। एंड टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन आपका कोकेन एब्यूजर के अंदर, किसके अंदर? कोकेन एब्यूजर जो होते हैं ना, उसके अंदर मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन आपको कौन सा देखने को मिलता है? बोले सर टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। आगे बात समझ में? देखिए बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिए, ए 6 month-old infant हैज बीन एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम विद फेब्रल सीजर। देखिए नाम से समझिएगा, फेब्रल सीजर, नाम से ही पता लग रहा है यार, फेब्रल यानी कि ऐसे सीजर जो कि किसकी वजह से आ रहे हैं? फीवर की वजह से आ रहे हैं ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? फेब्रल सीजर बोलते हैं, है ना। बात करते हैं कि इन्फेंट आपका फेब्रल सीजर की वजह से इमरजेंसी रूम के अंदर एडमिट है। इन द टीचिंग ऑफ द पेरेंट्स द नर्स स्टेट्स दैट, यानी कि पेरेंट्स को आपको क्या बताना है? ऑप्शन नंबर ए, सस्टेन टेम्परेचर एलिवेटिंग ओवर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट इज जनरली रिलेटेड टू फेब्रल सीजर। पहला ऑप्शन तो आपका ये हो गया। ऑप्शन नंबर बी, फेब्रल सीजर डू नॉट यूजुअली रीअकर, कहने का मतलब आपके फेब्रल सीजर वापस से नहीं होते हैं, ऐसा है क्या? ऑप्शन नंबर सी, देयर इज ए लिटिल रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट एंड मेंटल रिटार्डेशन एज सेक्युलेट टू फेब्रल सीजर, यानी कि फेब्रल सीजर होने की वजह से क्या देखने को मिलता है आपको? न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट एंड मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। एंड ऑप्शन डी है आपका, फेब्रल सीजर आर एसोसिएटेड विद डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि फेब्रल सीजर आपकी किससे रिलेटेड होते हैं? डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो चार ऑप्शन पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ढंग से। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका एक इन्फेंट है, इन्फेंट आपका क्या होता है सर? 28 डेज से लेकर 1 साल तक का जो बच्चा होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं सर? इन्फेंट बोलते हैं। और वो फेब्रल सीजर की वजह से कहाँ पे एडमिट है? इमरजेंसी रूम के अंदर एडमिट है। और आप पेरेंट्स को टीचिंग दे रहे हो कि फेब्रल सीजर से रिलेटेड कौन सी जानकारी एकदम सटीक सही है। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपका कौन सा? इज सस्टेन टेम्परेचर एलिवेशन ओवर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री। गलत भाई साहब, ये आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको याद रखना है कितना? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना याद रखना है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आपको आपका पहला आंसर तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाते ही बच्चे को क्या आना स्टार्ट हो जाते हैं सर? सीजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या है? फेब्रल सीजर्स डू नॉट यूजुअली रीअकर, फेब्रल सीजर यूजुअली दोबारा से अकर नहीं होते। गलत बात है, हो सकते हैं, है ना। लगभग 30 से 40% के आसपास फेब्रल सीजर सर वापस से अराइज होते हैं बच्चे के अंदर, ठीक है। तीसरा क्या है आपका? देयर इज ए लिटिल रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, बिल्कुल सही बात है ना। फेब्रल सीजर होने की वजह से बच्चे को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होने की और मेंटल रिटार्डेशन होने की संभावना रहती है। एंड आपका लास्ट है कौन सा? फेब्रल सीजर आर एसोसिएटेड विद डिजीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गलत बात है, फेब्रल सीजर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डिजीज होने की वजह से नहीं होते। ये सर आपके किसकी वजह से होते हैं? फीवर की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं सर? फीवर की वजह से होते हैं। तो थैंक यू बच्चों, ये थी आपकी कौन सी? नॉलेज बूस्टर सीरीज, एक ऐसी सीरीज जो कि रियल में आपकी नॉलेज को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। अपन इसके अंदर लगभग मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 800 क्वेश्चन का। कितने क्वेश्चन का? 800 क्वेश्चन का। बट आप वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। यदि आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है ना, तो रियल में आपके क्वेश्चन की संख्या बढ़ा के 15-20 कर दी जाएगी एक दिन के अंदर, ठीक है बच्चों। थैंक यू।